कि मैं जिस इस इलाके में शायद इनसे भी ज्यादा घुमा हूंगा। चाहे इधर ढिगावा है, काकुड़ली, फिर जुई, फिर हमारे इसरवाल, कैरो, लोहारू, बहल, ढिगावा तो मंडी में आए ही कई बार। और उस टाइम के जो हमारे पुराने लोग हैं सारे आज मुझे ध्यान में आ रहे हैं। जब हमें ये रामकिशन शर्मा कुड़ल वाले ये स्कूटर पर बैठा करके ले जाया करते, विजय शेखावत ये भी अपने ढाणी में ले जाते, बाजरा के रोट और फिर सांगर का साग, नूनी, लस्सी, राबड़ी सब ये खिलाया पिलाया करते। तो मुझे तो ये लगता है कि शायद उस टाइम मैं यहां का एमएलए था। दलाल साहब आज तो आप ही है ना, आज तो आप ही है ना। दलाल साहब इतना काम करते हैं यहां कि इनकी बात को कभी मोड़ता नहीं। आज इन्होंने परिश्रम करके इतना बड़ा जन समूह, जंगल में मंगल ये कर रखा है। इतने बड़े समूह में आज हमारे बीच में हमारे प्रदेश के बहुत जुझारू अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी धनखड़, जिनको भी आपने सुना, हमारा सौभाग्य कि इनकी बात सुनने का भी आज हमको मौका मिला। खूब भागदौड़ करके पूरे प्रदेश में पार्टी के संगठन को मजबूती से आप खड़ा कर रहे हैं। और फिर क्या कहने हमारे सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी रोजाना कुछ ना कुछ नई बात हमको ये बताते हैं। वैसे तो बहुत लोगों को पानी का श्रेय जाता है, लेकिन इस इलाके में पानी लाने की मुहिम जितनी जोरदार तरीके से इन्होंने उठाई है, और मैं समझता हूं कि हमारी जो इरिगेशन की, सिंचाई की जो पॉलिसी है, उसका सबसे ज्यादा लाभ ये जो लोकसभा का क्षेत्र है वो सिवानी से लेकर के और ठेठ नांगल चौधरी तक पूरा जो बॉर्डर का इलाका है, टेल के आखिरी छोर तक पानी पहुंचाना, टेल तक पानी को लेके जाना, और फिर चाहे नहरें हैं, चाहे पाइपलाइन के द्वारा पानी पहुंचाने की बात है, चाहे खाड़ बनाने की बात है, चाहे लिफ्ट इरिगेशन का विषय है, माइक्रो इरिगेशन की बात है। मैं समझता हूं कि हरियाणा, दक्षिण हरियाणा में आंदोलन तो हमने 66 से पहले चलाया होगा यहां अलग हरियाणा बनाने का। चौधरी बंसीलाल जी ने यहां नहरें, खालें, दजवाए ये तो बहुत बढ़ा दिए थे, लेकिन पानी लाने का काम इस पिछले 50 साल में नहीं हो पाया था, जो अब इस 8 साल के अंदर हमने लाने का काम किया। तो भाइयों बहनों, आज बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे मंच पर दो विधायक भी बैठे हैं। भिवानी से घनश्याम जी सराफ हैं, चरखी दादरी से भाई सोमवीर सांगवान हैं, और हमें आशीर्वाद देने के लिए आज हमारे हरियाणा के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा करने के लिए प्रदेश के कौन से गांव में, कौन से कोने में नहीं गए, हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री, पूर्व अध्यक्ष श्री रामविलास जी शर्मा। और पहले तो हम इनको कहा करते थे कि महेंद्रगढ़ जिले के रहने वाले हैं, लेकिन अब तो कुछ दिनों से इन्होंने अपना डेरा ठिकाना महेंद्रगढ़ जिले में न रख करके एकदम भिवानी जिला और महेंद्रगढ़ जिला इसके बीच में सतनाली में लेके आ गए हैं। तो लोहारू सतनाली कोई अंतर नहीं है, बाड़ा सतनाली में भी अंतर नहीं है। तो ये तो हमारे अपने सांझले हैं।
इनकी देखरेख में भी हमने पार्टी का बहुत काम आगे किया है, इनका आशीर्वाद हमको मिला। फिर 3-3 विश्वविद्यालयों के आज कुलपति, वाइस चांसलर ये हमारे बीच में यहां आए हैं। चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय, डॉक्टर BR कंबोज वो हमारे बीच में है। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय जो करनाल में है और जिसका एक केंद्र आज यहां स्थापित किया जा रहा है, ऐसे उनके कुलपति प्रोफेसर समर सिंह जी हैं। और लाला लाजपत राय पशु विश्वविद्यालय, पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय लुवास जिसको हम कहते हैं, उनके कुलपति डॉक्टर विनोद कुमार वर्मा वो भी आज हमारे बीच में उपस्थित है। बहुत ही विभागों, कई विभागों के अधिकारी भी यहां आए हैं। मंचासीन हमारे वरिष्ठ अन्य सब नेता कार्यकर्ता और अलग अलग गांवों से। अच्छी बात यह है कि बहुत कोई बड़े दूर दूर लोगों को भेज करके आपको बुलाया ऐसा नहीं है, बल्कि दलाल साहब बता रहे थे केवल व्हाट्सएप मैसेज दिए और 3 दिन 4 दिन की सूचना में आप सब लोग आए। मैं आप सबका बहुत ही अभिनंदन और स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, कमलेश भोडुका जैसा बताया वो भी हमारे बड़े पुराने साथी, इन्होंने भी हमारे जेजेपी के, बीजेपी के जिलाध्यक्ष भी यहां आए हुए हैं, बहुत कार्यकर्ता आए हुए हैं, सबका नाम लेना संभव नहीं है। तो आज तो मैं इतना ही कहूंगा कि इस अवसर पर जो ये खेती के लिए, पशु चिकित्सा के लिए जो 2 नए जो आयाम यहां खड़े किए जा रहे हैं, 2 अनुसंधान केंद्र बनाए जा रहे हैं और साथ ही आज 224 करोड़ रुपए के 16 परियोजनाएं, उनका उद्घाटन और शिलान्यास यहां किया गया है। इस अवसर के ऊपर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाइयों बहनों, जैसा हम जानते हैं, जब इस देश में अनाज की कमी आई थी तो इस उत्तर भारत ने, खास करके हरियाणा, पंजाब का भी नाम ले सकते हैं, यहां के किसानों ने हरित क्रांति इसके माध्यम से और पूरे देश के अन्न संकट को खत्म किया था, भरपूर अनाज पैदा किया, अपने देश के लोगों का पेट भरने का काम ये हम लोगों ने किया और इतना पैदा कर दिया कि अब तो सरप्लस होने लग गया। गोदामों में पड़ा पड़ा खराब भी हो रहा, खाया नहीं जाता है। कोविड के दिनों में मुफ्त खूब बांट लिया, उसके बाद भी अनाज खत्म नहीं है, बल्कि कुछ देशों में अब हम अपने अनाज को एक्सपोर्ट भी करने लग गए हैं। ये बहुत अच्छी सारी बातें हुई, लेकिन एक बात ऐसी भी हो गई, जाने अनजाने में वो हमने थोड़ा सा कष्ट झेलना भी शुरू किया कि हमने उसकी क्वांटिटी, उसका यानी मात्रा तो उसकी बढ़ा दी, अनाज तो बहुत पैदा कर दिया, लेकिन उसका जो गुणवत्ता है, उसकी क्वालिटी है, वो गिर गई। और वो इसलिए गिरी कि हमने जो खाद है, केमिकल का खाद, जो हमारा यूरिया है, पोटाश है, डीएपी है और इस तरह के जो खाद हमने डाले हैं, पेस्टिसाइड्स डाले हैं, उसके कारण से अनाज की क्वालिटी खराब हुई और कुछ ना कुछ जाने अनजाने में हमारे शरीर को रोग भी लगने लग गए हैं, प्रदूषण भी पैदा हो गया। तब ये ध्यान में आया है कि नहीं, हमको थोड़ा सा दिशा बदलनी पड़ेगी। अनाज भले थोड़ा कम हो जाए, लेकिन अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। हाँ, जब अच्छी क्वालिटी का होगा तो कम होने के बाद भी उसका भाव ज्यादा मिलेगा, आमदन पहले से ज्यादा हो जाएगी। और अनाज के बजाय यदि हम फल हैं, सब्जियां हैं और इस प्रकार के किसान की आय के साधन अगर बढ़ाएंगे, मछली पालन का काम है, मधुमक्खी पालन का काम है, खुंबी का काम है, इस प्रकार के अगर कामों में आगे बढ़ेंगे तो बिना जमीन के भी, जमीन कम होने के बावजूद भी किसानों की आमदन बढ़ जाएगी। इस प्रकार का हमारा एक सारे प्रदेश में तो है ही है, देश भर में भी इस प्रकार का काम नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि हमको थोड़ी दिशा बदलनी चाहिए। हरियाणा में इसकी हम पहल कर रहे हैं
और हरियाणा की पहल के नाते हमने बागवानी और पशुपालन इस पर जोर दिया है। हमने ही आने के बाद महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय इसकी स्थापना की कि बागवानी का काम बढ़ाओ। उसके लिए जिस प्रकार की सहायता चाहिए, सब्सिडी चाहिए, अच्छा बीज चाहिए, अनुसंधान केंद्र चाहिए, और कहीं खराबा हो जाए तो उसका मुआवजा भी भरपूर देंगे। तो इस प्रकार से बागवानी के काम को आगे बढ़ाना शुरू किया। पशुपालन का काम हमने बढ़ाना शुरू किया है। हमारे विश्वविद्यालय पर जो लाला लाजपत राय पशुपालन का, हमारा पशु चिकित्सा का विश्वविद्यालय है, उसने उसमें और प्रगति की है। तो इस नाते से पहले जो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है, इसकी ख्याति सारी दुनिया में है। हम चाहेंगे कि हमारे दोनों नए विश्वविद्यालय भी, लाला लाजपत राय यानी जिसको लुआस कहते हैं, और महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय, इनको दोनों को भी इतना आगे बढ़ाएं कि ये भी विश्व पटल पर आगे आ जाए, ताकि दुनिया कहे कि भारत हरियाणा के अंदर ये दो विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो किसी से पीछे नहीं है। तो हम इसके लिए भरपूर काम कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं आज अपने पंचायत खरकड़ी का, ग्राम पंचायत खरकड़ी ने हमको ये जो अनुसंधान केंद्र का, क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र के लिए 120 एकड़ जमीन दी है, फ्री ऑफ कॉस्ट दी है ये। और इस जमीन के लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये जो यहां केंद्र बनने वाला है, इस केंद्र पर 39 करोड़ रुपए की लागत आएगी और 2 वर्ष में ये तैयार हो जाएगा। तो भाइयों बहनों, अभी नए जो ये केंद्र खोल रहे हैं, इसका आह्वान प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को किया था। 15 अगस्त को उन्होंने कहा था, देखिए देश में एक नारा पहले चलता था, जय जवान, जरा जवाब मिलेगा तो अच्छा लगेगा, जय जवान जय जवान। कुछ दिन के बाद उन्होंने एक बात दी थी कि इसके साथ एक शब्द और जोड़ा जाए, वो था विज्ञान। उन्होंने कहा कि जय जवान जय विज्ञान, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। हमने उस समय विज्ञान की बजाय पहलवान जोड़ दिया था, जय जवान जय किसान जय पहलवान। हरियाणा को पहलवान की जरूरत थी और पहलवानों को हम आगे बढ़ाना चाहते थे। अभी इस 15 अगस्त को उन्होंने एक शब्द और जोड़ दिया कि जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। जय अनुसंधान इस 15 अगस्त को उन्होंने जोड़ा है। और मुझे खुशी है इस बात की कि उन्होंने तो 15 अगस्त में अनुसंधान शब्द जोड़ा और हमने मात्र 5 दिनों में अनुसंधान के 2 नए केंद्र आज उनका शिलान्यास करने का काम कर दिया है। अनुसंधान जिसको रिसर्च कहते हैं, रिसर्च का काम भी जितना ज्यादा हमारी संस्थाएं करेंगी, उतना हम देश और दुनिया के अंदर अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, हम उसमें अपना नाम ये आगे कमा सकते हैं। तो मित्रों, जैसा ये मैंने बताया कि ये बागवानी का उत्कृष्टता केंद्र यहां खोला जा रहा है, इसी प्रकार आज ही एक शिलान्यास किया गया है, वो है हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र बहल। वो भी 9 एकड़ जमीन पर लगभग 9 करोड़ रुपए की लागत से, और आगे 2 सालों के अंदर तैयार होगा। अब किसानों के लिए पशु, ये पशु नहीं है बल्कि उसके सुख दुख का साथी है। दुधारू पशु ये हमारी आजीविका का साधन बनता है। आज दूध भी हरियाणा के अंदर पर्याप्त मात्रा में है। हम देश में दूसरे स्थान पर हैं दूध उत्पादन में। प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन लगभग 1150 ग्राम यहां होता है। हमारे से थोड़ा सा ज्यादा पंजाब है। हमने अपने इस बार विशेषज्ञों को कहा है कि नहीं, इस पर जोर लगाओ, हम अगले साल तक नंबर 1 पर कैसे जा सके। दूध उत्पादन थोड़ा सा बढ़ाने से, केवल 1 लाख लीटर प्रतिदिन हम बढ़ा लेंगे, हम नंबर 1 पर आ जाएंगे। 1 लाख का मतलब केवल 7000 पशु दूध वाले और हम बढ़ा लें, 15 किलो एक देगा तो 1,05,000 लीटर, ये प्रतिदिन बढ़ जाने से ही हम नंबर पे 1 पर आ सकते हैं। और इसके लिए हमने काम शुरू कर दिया है। अभी जो गरीब परिवार हैं उनको हमने रोजगार मेलों के माध्यम से कहा कि परिवार का एक आदमी आओ, कोई काम अच्छा करो, आपकी आमदन बढ़ जाए। तो आपकी जानकारी के लिए जितने लोग आए हैं,
गरीब परिवार जिनकी आमदन 1 लाख रुपया साल से भी कम है, अर्थात महीने की 7-8 हजार रुपया महीने की आमदन है, ये अपना कोई काम करें। तो जितने लोग आए हैं उसमें से 60% लोगों ने कहा हम पशुपालन का काम करेंगे, हमको 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया लोन दिला दो, हम पशु बांधेंगे, सेवा करेंगे, दूध आएगा, हम उसकी बिक्री भी करेंगे, घर का भी काम चलेगा। हमने उनके सबके 1 लाख से 2 लाख रुपए तक के लोन मंजूर कर दिए हैं मित्रों, उनके लोन मंजूर कर दिए। हमारी घर में हमारी माता, दादी, बहन, घर की महिला भी पशुपालन में और उसके बाकी सारी पशुओं की सेवा करने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इस नाते से महिलाएं भी जो आई हैं आगे, उनको भी हमने इस काम में उनका सहयोग किया है। बैल जो है वो हमारे खेती का साधन होता था। अब ये अलग बात है कि आज वैज्ञानिक युग आने के बाद मशीनीकरण हो गया तो बैलों का उपयोग हमने कम कर दिया है। अब हम ट्रैक्टर लाने लग गए हैं और उसके माध्यम से अपना खेत जोतते हैं, बड़ी बड़ी मशीनें भी आ गई हैं। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि आज हम जहां पहुंचे हैं वो उसी बैल के किए हुए काम के कारण से, और वही सीढ़ी थी जहां से हम आगे बढ़ के गए हैं। तो इसलिए हमारे पशुओं का जो ये योगदान है कृषि को, खेती को, किसान को, ये भुलाया नहीं जा सकता। इसलिए हम पशुओं को आगे बढ़ाने के लिए, पशुओं के जो रोग लगते हैं उनका उपचार, विश्वविद्यालय हमारा लुआस है ही है। इसमें मैं इसमें एक जानकारी आपको देना चाहता हूं। आजकल जैसे मनुष्यों में, आदमियों में कोविड आ गया था, कोरोना आ गया था, ऐसे इन दिनों एक बीमारी पशुओं में आई हुई है, LSD जिसको कहते हैं, लंपा त्वचा रोग। लंपा त्वचा रोग ये हरियाणा में धीरे धीरे फैल रहा है। देश के बाकी कोनों में भी इससे समाचार आ रहे हैं। लेकिन इसकी रोकथाम के लिए हम सब किसानों को ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर किसी पशु को टेस्टिंग के बाद या जो उसके लक्षण होते हैं वो लक्षण दिखाई देते हैं, उस पशु को बाकी पशुओं से अलग बांधना शुरू करो। जैसे हमने आदमियों को आइसोलेशन किया था, क्योंकि बीमारी एक दूसरे को टच करने से भी फैलती है, एक दूसरे के साथ सांस लेते समय भी उसके शरीर में जा सकती है। इसलिए लगभग 28,000 पशु सारे हरियाणा में 20 लाख में से वो कल तक का आंकड़ा था जो इसमें प्रभावित हो चुके हैं। भिवानी जिला हालांकि उसमें बचाव में है, दादरी भी बचाव में है, लेकिन ज्यादा सिरसा है, फतेहाबाद है, कैथल है, कुरुक्षेत्र है, अंबाला है, यमुनानगर है, इन जिलों में थोड़ा ज्यादा फैला है। फिर भी ये बीमारी का पता नहीं लगता है। हम थोड़ा सावधानी रखें और उसमें हमारे वैज्ञानिक जो हैं, डॉक्टर जो हैं, उसमें संदेश दे रहे हैं कि क्या क्या हमको विज्ञान उसका ध्यान रखना है। सरकार ने तय किया है कि हर पशु को हम एक वैक्सीनेशन का टीका लगाएंगे। 20 लाख पशु हैं हरियाणा में, जिसमें से अभी 3 लाख टीके आ चुके हैं। 17 लाख का हमने ऑर्डर दे दिया है कि बहुत जल्दी टीके उपलब्ध होने पर, जैसे उपलब्ध होंगे 7 दिन के अंदर अंदर सभी पशुओं को इंजेक्शन, वैक्सीनेशन के हम लगाएंगे। इसलिए हम चूंकि मनुष्य इस रूप में भुगतभोगी हैं, इसलिए किसानों ने गांव में जिनके घर में पशु है इस वैक्सीनेशन को जरूर लगवा लेना है। हाँ, जिसको ये बीमारी हो गई है उसको नहीं लगाना है, लेकिन जो स्वस्थ हैं उनको इसलिए लगाना है कि ये बीमारी उन तक फैले नहीं, आगे ना बढ़े। इसलिए इस काम को जरूर ध्यान रखना है। यहां जो पशुओं का ये जो एक अनुसंधान केंद्र बन रहा है, एक आइडियल स्थान पर हम बना रहे हैं। ये एक लुआस केंद्र का, और ये हमारा एक सेंटर होगा, एक्सटेंशन सेंटर, क्योंकि इससे पहले पशुओं की बीमारी के लिए लोगों को या तो हिसार जाना पड़ता था यूनिवर्सिटी में, या फिर महेंद्रगढ़ में एक केंद्र, वहां जाना पड़ता था। इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा इलाका है, पशुओं को क्योंकि बहुत दूर तक ले जाया नहीं जा सकता, इसलिए इस काम के लिए इस केंद्र का बहुत बड़ा उपयोग होगा। यहाँ पशुओं की कोई बीमारी का उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा तो उसके लिए भी सुविधाएं होंगी। यहाँ पर डायग्नोस्टिक लैब होंगे, एक्सरे मशीन होगी, और ब्यात वाले जो पशु होते हैं, प्रसूति का केंद्र वो भी होगा। तो इस हिसाब से ये सब काम भी है। जैसा मैंने बताया कि फिशरीज, मछली पालन एक बहुत बड़ा व्यवसाय ये हरियाणा में होने जा रहा है, और हमारे कृषि मंत्री दलाल साहब ने इस पर पूरा जोर लगा रखा है कि हमने अगले साल तक जितना भी हमारा इस समय फिशरीज का काम है इसको कैसे डबल किया जाए। तो इसके लिए गढ़वा गांव में ही एक 32 एकड़ में नया
फिशरीज का उत्कृष्टता केंद्र यानी एक्सीलेंस सेंटर, ये बनाने की मंजूरी हमको मिल गई है। इसके लिए केंद्र से हमको 30 करोड़ रुपया मिलने वाला है। इसलिए गढ़वा गांव की पंचायत का भी मैं धन्यवाद करता हूं। उन्होंने भी अपनी 30 एकड़ जमीन ये सरकार को देने का वायदा कर लिया है। मित्रों, मैं यही बताऊंगा कि अब आगे जमाना ऐसा आ रहा है, बागवानी हो या पशुपालन हो, इसको बढ़ावा देना है हमको। और अगर कृषि, मोटा अनाज या बाकी अनाज, उसकी फसल थोड़ी कम भी होती है तो चिंता मत करें। कारण क्या कि हमारी आमदन अब बागवानी से ज्यादा बढ़ेगी, पशुपालन से ज्यादा बढ़ेगी, और ये हो भी रहा है। पिछले 10 सालों का हिसाब लगाएं तो हमारा कृषि का क्षेत्र घटा है, बागवानी का बढ़ा है, और इस प्रकार से पशुपालन का क्षेत्र ये भी बढ़ा है। बागवानी तो अभी हमारे 7% इलाके में ये बागवानी होती है। 80 लाख एकड़ हमारी जमीन है, अभी 5.5 लाख एकड़ में और बागवानी होती है। लेकिन हम 2030 तक, आने वाले 8 साल के बाद, इस 7% को 15% करने वाले हैं। और 15% करना है तो हमको बहुत सी उनको सुविधाएं भी देनी है। धान के स्थान पर बागवानी की जाए, इसके लिए विशेष योजना बनाई। हालांकि इस इलाके में धान नहीं होता, लेकिन हरियाणा में जहां भी धान छोड़कर अगर बागवानी पर कोई आएगा तो उसको लगातार 3 साल तक 7,000 रुपया किले का उसको हम देंगे। 7,000 किले का देंगे, और जो बागवानी की योजनाएं वो अलग होंगी। ये तो इसलिए कि उसमें पानी, यानी धान में पानी की खपत ज्यादा होती है। धान नहीं लगाएंगे तो पानी बचेगा। पानी बचाने के लिए हम 7,000 रुपया एकड़ का उनको दे रहे हैं। जो बागवानी लगाएंगे उसके लिए अलग से सब्सिडी वो जो मिलती है वो आपको दी जाएगी। और उसमें वृक्षारोपण कोई करेगा तो 75,000 रुपया प्रति हेक्टेयर की सब्सिडी उन्हें तय की है। 75,000 रुपया अर्थात 30,000 रुपया एकड़। ये सब्सिडी पर्याप्त होती है। जिसे पेड़ लगाने हैं तो पेड़ लगाने का काम करें। हम इसी प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था, ड्रैगन फ्रूट की खेती करेंगे, इसमें भी लाखों रुपए का। खजूर के पेड़, इसमें भी लाखों रुपए प्रति हेक्टेयर का। इसकी स्कीम हमारी बनी है जो सब्सिडी देंगे, अर्थात इस पर भी ड्रैगन फ्रूट जहां हो सकता है, फल होता है ड्रैगन फ्रूट, वो विदेश में उसका एक्सपोर्ट भी होता है। हमारे यहां तो शायद उतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन विदेशों में बहुत मांग है उसकी। खजूर अपने को पता है, तो इस इलाके में खास करके थोड़ा जो रेतीला इलाका होता है उसमें खजूर बहुत हो सकता है। तो खजूर भी अगर हम लगाएंगे उसमें भी बहुत बड़ी सब्सिडी हम देने वाले हैं। मित्रों, इस प्रकार से हम लोगों ने अलग अलग स्थानों पर इन सब्जियों के, फलों के 14 सेंटर ऑफ एक्सेलेंसी बनाए हैं। और ऐसे एक्सेलेंसी सेंटर विदेशों की, खास करके इजराइल की सहायता से, और ये हम इसका आगे बढ़ा रहे हैं। और भी कुछ देशों में जहां खेती ज्यादा होती है उनके साथ हमारे एमओयू हो रहे हैं कि हम अपने इस देश में, हरियाणा में खेती के नए प्रकार, फसलों के नए प्रकार, जिसमें आमदन ज्यादा हो, जो हमारी जरूरत पूरी करे वो तो ठीक ही है, लेकिन हम विदेशों में भेज सकें, एक्सपोर्ट कर सकें, जिससे देश की आर्थिक स्थिति भी उसमें उभार होगा, उसमें बनेगा। मित्रों, हमने और योजना जो पहले भी बताई जा चुके हैं, भावांतर भरपाई योजना, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, जिसमें 21 फसलें हमने शामिल की है, सब्जियां हैं, फल हैं। एक प्रकार से हम जितना भी ये डिपेंडिंग एग्रीकल्चर है, इसको आत्मनिर्भर कृषि की ओर आगे बढ़ रहे हैं। एफपीओज बना रहे हैं, मार्केट केंद्र बना रहे हैं कि चीज पैदा हो जाए, उसको बिक्री के लिए अच्छा एक प्रबंध ये हो जाए, ताकि किसान अपनी बिजली को बेच सके। इस प्रकार से ये सारा काम हम कर रहे हैं। मधुमक्खी पालन की भी नीति हमने बनाई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी हमारी प्रशंसा की। यमुनानगर के एक मधुमक्खी पालक, उसको उन्होंने अपनी मन की बात में प्रोत्साहन दिया। उस मधुमक्खी पालक किसान से बात की कि हरियाणा में आप मधुमक्खी पालन का इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हरियाणा की सरकार को भी, हरियाणा के किसानों को भी बहुत बहुत उन्होंने बधाई दी। अभी तक हमारा जो उत्पादन है, ये उत्पादन लगभग 4200 मीट्रिक टन का है, और आने वाले समय में हम इसको 10 गुना करने जा रहे हैं। क्योंकि मधुमक्खी पालन में तो केवल बक्से रखने होते हैं। मक्खियां आसपास खेतों से, फूलों से, पत्तों से रस लेकर के आती हैं और मधुमक्खी बन जाता है। कोई हमारी लागत, केवल मधुमक्खी की लागत और बक्सों की लागत, बक्सों की लागत के लिए 85% सब्सिडी देते हैं, और जो उपकरण आते हैं उसके लिए भी 75% सब्सिडी देते हैं। तो इस प्रकार से हम इसकी जो लागत है इसके हिसाब से, और हम इसको डबल करने जा रहे हैं, और इसमें भी सब्सिडी पर्याप्त दे रहे हैं। मित्रों, बाग, मशरूम, वर्टिकल खेती, ये भी इसमें से
अलग से हमारे प्रावधान है। प्राकृतिक खेती, जैसा मैंने पहले बताया कि केमिकल जो खाद है, रासायनिक खाद, उसकी बजाय प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती आप कुछ भी कहें, उसको हम बढ़ावा दे रहे हैं। अभी जब से प्राकृतिक खेती का हमने काम शुरू किया, उसकी भी सब्सिडी हम दे रहे हैं। एक गाय उसका 25,000 जीवामृत है तो प्राकृतिक ना, वो 25,000 रुपया। हाँ, कितने एकड़? देसी गाय के लिए जो किसान प्राकृतिक खेती करेगा उसको देसी गाय के लिए 25,000 रुपए का अनुदान, ये हमने उसकी घोषणा की है कि 25,000 रुपए गाय की कीमत के हम देंगे, और साथ में 4 बड़े ड्रम जो उसके उपयोग में आते हैं वो भी हम देंगे। तो ऐसा खर्च करने के लिए प्रारंभिक प्राकृतिक खेती के आधार पर वो पैसा हम दे रहे हैं ताकि लोग उस पर आए। लगभग 2800 किसानों ने अपने आप को उसमें रजिस्टर कर लिया है। दूध के लिए यानी दुधारू पशुओं के लिए भी, जैसे किसान के लिए किसान क्रेडिट कार्ड हमने दिए हैं, ऐसे ही पशु किसान क्रेडिट कार्ड एक नई योजना चलाई है कि किसी को पशु खरीदना है या पशु को पालना है, इसके लिए भी हम किसान क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं। 42,000 किसान पशु क्रेडिट कार्ड ये जारी हो चुके हैं, और इसमें और भी किसानों को हम आह्वान करते हैं कि वो इसके ऊपर और आगे बढ़े, आगे आए। तो मित्रों, इस प्रकार से बीमे की जो योजना ये भी हमने दोबारा शुरू की है कि कोई पशु अगर मानो किसी कारण से उसकी मृत्यु होती है तो उसके बीमे की पैसे की राशि, उसकी कीमत वो भी किसान को मिले। ऐसे 3,40,000 किसानों ने पशुओं का बीमा ये भी कराया है, और मैं कहता हूं ये बीमा भी सबको कराना चाहिए। थोड़ा सा पैसा लगता है लेकिन इसके कारण से किसान सुरक्षित हो जाता है। जैसे अभी ये लंबी की बीमारी ये जो आई है, अभी तक इसमें 200 पशु इनकी मृत्यु हो चुकी है। तो मेरा कहना है कि अगर ये बीमा होगा तो किसान के ऊपर आर्थिक बोझ नहीं पड़ता है, तो इन सब चीजों को करें। कहने को तो बहुत से विषय हैं, लेकिन बार बार ये आ रहा है कि हमने बहुत सी मांगे रखी है, उनका क्या किया। उन मांगों से पहले एक विषय जो मुझे आते ही नीचे जानकारी मिली, कुछ लोग यहां मिले हैं, उन्होंने कहा कि हम नायक जाति से हैं, और नायक, हेड़ी या इस प्रकार की कुछ जातियां, उसमें से कुछ तो अनुसूचित जाति में है पहले से, लेकिन नायक नाम से जो ये जाति है वो अनुसूचित जाति में नहीं है, बैकवर्ड क्लास में है। जबकि वो भी बहुत ही गरीब लोग हैं, उनके पास भी कोई साधन इतने नहीं है अपने काम करने के लिए, या उनकी आमदनी इतनी नहीं है। उनकी फरमाइश है, उनकी डिमांड है कि हमको भी अनुसूचित जाति में जोड़ा जाए। मैं बताना चाहता हूं अपने नायक समाज के बंधुओं से कि मेरी केंद्र में भी बात हुई है, क्योंकि एक सरकार काम जो केंद्र सरकार ने करना है, हमने नहीं करना है। हमने डीओ लेटर पहले भी लिखा है, मेरी बात भी हुई है। अगले 1 महीने के बाद मैं केंद्र सरकार के लोगों के साथ मीटिंग भी करूंगा कि नायक समाज हमारे यहाँ का, हरियाणा का, मुझे बाहर का पता नहीं है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि महाराष्ट्र में नायक समाज बहुत अच्छे स्तर पर है, उनके तो वहां मंत्री मुख्यमंत्री भी बनते रहे नायक समाज के, लेकिन हमारा नायक समाज बहुत गरीब और सामान्य समाज है, इसलिए उसको अनुसूचित जाति में जोड़ा जाए। इसलिए हरियाणा सरकार उनके पीछे खड़ी है। जरूर हम इसमें अपनी ओर से पूरा प्रयत्न करके उनकी इस मांग को पूरा कराएंगे। मित्रों, एक मांग पत्र यहां दलाल साहब ने भी दिया है, कुछ मांगे हमारे सांसद महोदय ने भी दी हैं। तो इस नाते से बहुत सी मांगे ऐसी हैं कि जिनकी अभी डिपार्टमेंट से सूचना भी नहीं मिली है, लेकिन जो डिपार्टमेंट से सूचना मिल गई है वो तो मैं घोषणा कर रहा हूं। जो नहीं मिली है उसकी फिजिबिलिटी जैसे ही आएगी तुरंत उसको लागू करेंगे। जो आई हैं उसमें पीडब्ल्यूडी की और 14 सड़कें, अब ये कुल 26 करोड़ रुपए की हैं। 2 करोड़ से लेके और 4, 4.5, 8 करोड़ की भी एक है। इंदीवाली अलुद्दीनपुरा सबसे बड़ी इसी में यह है। फिर सुरपुरा कला, सुरपुरा खुर्द, सिधड़वा गोपालवास मंडोली, फिर खोरा टू सिंघाणी, कुरल टू ढाब ढाणी, कुरल बड़दू चाइना रोड, बिठन टू चहड़कला, चहड़ खुर्द से पाजो, ढाणी बगेसरा, ढाणी प्यारलाल से ढाणी मिट्टी, झुप्पा खुर्द के अपोजिट जो रोड है, ढाणी धिरजा अप्रोच रोड, झुप्पा खुर्द अप्रोच रोड है, पटोदी सिवानी रोड, भेरा टू गढ़वा, झुप्पा बहल ओबरा कैरू लोहानी रोड,
इस प्रकार की ये सड़कें हैं 60 किलोमीटर की, 26 करोड़ रुपए की, ये सब मंजूर की जाती हैं। मार्केटिंग बोर्ड की जो सड़कें हैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट की, चाहे वो नई सड़कें हैं चाहे वो स्पेशल रिपेयर की हैं, 32 तो नई सड़कें हैं 106 किलोमीटर की, और स्पेशल रिपेयर है 22 सड़कों की 103 किलोमीटर, और जो थोड़ी बहुत रिपेयर भी है जिनकी, वो भी लगभग 100 किलोमीटर हैं। तो ऐसे सब मिलाकर 20 करोड़ रुपए, 20 और 15 और 48, 63 और 20, 83 करोड़ रुपए की सड़कें ये मार्केटिंग बोर्ड ने मंजूर कर दी हैं। ये भी बनाना शुरू करेंगे। मित्रों, पंचायत विभाग की ओर से गांव में जिम लगाने की एक मांग रखी गई है। उसमें मेरा कहना है कि जहां पार्क कम व्यायामशाला पहले घोषित हो चुके हैं, इससे विधानसभा में लगभग 25 के आसपास है, उसमें कुछ काम हो गया, कुछ अधूरा है, बीच में किन्हीं कारणों से उस पर ध्यान हट गया था, लेकिन अब दोबारा से मैंने कह दिया कि उन सब पार्क कम व्यायामशाला में 2 एकड़ जमीन पर पार्क भी बनाए, एक शेड भी बनाए ताकि योग हो सके, और वहां पर जिम, ओपन जिम भी लगाएं ताकि बच्चे, नौजवान, लड़के लड़कियां सब आकर के अच्छे जिम के माध्यम से अपना वर्जिश व्यायाम कर सकें। ऐसे ही कुछ गांव के सामुदायिक भवन ये बताए गए हैं, इसको भी डिपार्टमेंट को हमने भेजा है। स्वास्थ्य विभाग में कई पीएचसी, सीएचसीज हैं, कुछ की नई बिल्डिंग है। डिपार्टमेंट को कहा है कि जल्दी से वो भेजें और जहां जहां आवश्यकता है उसको सबको और भेजें। जैसा मैंने बताया, सिंचाई विभाग की सबसे ज्यादा अगर खर्च किसी एक जिले में किया गया है तो वो भिवानी जिले में किया गया, सिंचाई विभाग के ऊपर सबसे ज्यादा। फिर भी हमारे दलाल साहब ने सिंचाई विभाग के लिए 14 डिमांड और भेजी हैं, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटरी है, माइनर है, तालाब भी है, कुछ माइनर का जीर्णोद्धार करना है। तो ऐसे 14 के 14, जैसे ही इसके अंदर डिपार्टमेंट को लोग इसको फिजिबिलिटी देख लेंगे, इन सब में होने वाले सारे काम कराए जाएंगे, कुछ छोड़ा नहीं जाएगा। पब्लिक हेल्थ के भी कुछ काम है। लोहारू शहर में सीवर पाइप लगाने का कुछ एरिया बाकी बचा हुआ है, इसको करा दिया जाएगा। स्टॉर्म वाटर का जो लोहारू का सिस्टम है, बरसाती पानी को निकालने का, हालांकि इस इलाके में पानी ज्यादा रुकता नहीं है, मुझे पता है। पानी एक बार आता है, बरसता है, और वो आधे घंटे में नीचे उतरता है, और उसके अगले 1 घंटे में जमीन इसको पी जाती है, इसलिए बहुत बड़ी समस्या नहीं है। फिर भी कहीं कीचड़ ना हो, कहीं छोटा मोटा पानी खड़ा होता तो ना हो, उसका जितना भी काम है वो कराया जाएगा। पीने के पानी के लिए जलघर, वाटर स्टोरेज टैंक, बूस्टिंग स्टेशन, ये कुछ डिमांड है, इसका भी फिजिबिलिटी लेकर के सब कराया जाएगा। खेल के लिए स्टेडियम की 7-8 गांव की डिमांड है। खेल विभाग ने एक मैपिंग की है कि हमने किस जिले में कौन से खेल को प्रोत्साहन देना है, और उसी हिसाब से कितनी दूरी पर स्टेडियम होने चाहिए। पुराने जो स्टेडियम है उनकी रिपेयर करना, वहां कोच भेजना, और वहां 2 कमरे जरूर बनाना ताकि वहां सामान रखा जा सके। ऐसे ही जहां जहां कुछ दूरी के ऊपर स्टेडियम नहीं है, उन गांव के अंदर नए स्टेडियम बनाने की खेल विभाग ने योजना अपनी बना ली है। तो मित्रों, ये कुछ मांगे ऐसी हैं जो लोहारू हलके की दी गई हैं। इसमें कुछ जो हो गई है, जिसकी फिजिबिलिटी चेक हो गई है, वो मैंने बताई है। बाकी सब बातें भी निश्चित रूप से बहुत जल्दी करा करके, और मंत्री जी को भी बता दिया जाएगा, डिप्टी कमिश्नर को बता दिया जाएगा, आपको भी जानकारी मिल जाएगी। आपने मेरी बात को इतना ध्यानपूर्वक तसल्ली से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और भाई, मौका होगा